सुप्रभात। कक्षा 12वीं के छात्राएं जानते हैं कि पिछले दिन हम लोगों ने गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता के प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज हम लोग नया विषय शुरू करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने कहा भी था कि आज हमारा जो विषय होगा वो होगा कवि परिचय एवं कविता का सारांश। तो किस कवि का परिचय पढ़ना हमें? तो शमशेर बहादुर सिंह। और कविता का शीर्षक क्या है? तो कविता का शीर्षक है उषा। उषा का अर्थ होता है प्रातःकालीन, यानी सुबह का समय। तो आज हम लोग कवि परिचय और कविता का सारांश पढ़ेंगे। फिर अगली कक्षा में हम लोग उस कविता की व्याख्या पढ़ेंगे, यानी पूरा भावार्थ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शमशेर बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने क्या किया। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून, उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड में है। यानी उत्तर प्रदेश तो दो भागों में बट गया, आप लोग जानते ही हैं। अब उत्तराखंड बोल के एक अलग राज्य हो गया है, तो देहरादून जो है भी उत्तराखंड का एक अंग है, हिस्सा है। प्रकाशित रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी। काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदू कोश का संपादन। ये इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं। जिस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया वो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है लेखन के क्षेत्र में, साहित्य अकादमी। तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया था। सन 1993 ईस्वी में, यानी 1993 में अहमदाबाद में इनका निधन हो गया। देखिए उनकी एक पंक्ति है यहाँ पे, तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। बोले कि धरती के बारे में हम लोग पढ़े, यानी जो ये प्रकृति है, जो पृथ्वी जो है, भू धरा वसुंधरा जो हम कहते हैं, यानी इस धरती पर ही हमारा जन्म हुआ है, यही हमारी परवरिश होती है। मैंने इन्हीं प्राकृतिक तत्वों से क्या हुआ, हमारा जन्म हुआ है और इन्हीं प्राकृतिक तत्वों में विलीन भी हो जाते हैं एक दिन। तो बोले इसकी सहजता, मैंने देखिए क्या करती है प्रकृति, यानी ये धरती क्या करती है, आसानी से हमें सभी कुछ प्राप्त कर देती है। और यही कारण है कि हम इस धरती के महत्व को नहीं समझते। जबकि क्या है, जिस प्रकार माँ हम लोगों का पालन पोषण करती है, हमारा ख्याल रखती है, धरती भी हमारी माँ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आज वनों को काटते जा रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, तरह तरह से प्रकृति को क्या करें, प्रदूषित या धरती को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे कवि अपनी एक पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि उसकी सहजता, यानी सहजतापूर्वक जो हमें आसानी से जो हमें मिल जाती है, यही उसका प्राण है। खुद को उर्दू और हिंदी का दवाब मानने वाले शमशेर, माने इनको दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, माने इसीलिए ये अपने आप को दवाब मानते थे। कि कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। संधि स्थल माने जहाँ दो चीजें आकर मिलती है। जैसे क्या होता है, दो राजाओं के बीच में जब युद्ध होता है या किसी दो चीजों को जब हम जोड़ते हैं तो वो जो जुड़ने वाला जो भाग है वही कहलाता है संधि स्थल, यानी जोड़ना। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है। अब इनके लिए किस संदर्भ में प्रयोग हुआ यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि एक तरफ साहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की है। माने इंद्रिय माने इंद्रियों और इंद्रियतर माने इंद्रियों से बाहर। देखिए बहुत चीजें हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारे बस में नहीं है। मैं चाहकर भी अपने आप को नियंत्रण में नहीं कर सकता हूं। मान लीजिए एक बहुत ही भावुक घटना आपके सामने घटित हो रही है, आप क्या करेंगे? उस घटना को देखकर आप में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आएगा ही। यानी आप अपनी इंद्रियों को बहुत कोशिश कर रहे हैं नियंत्रण में रखने की, लेकिन क्या होता है, वो इंद्रियों से बाहर निकल जा रही है, यानी इंद्रियों से इतर हो जा रही है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। यानी बिंबों का बहुत प्रयोग किया है उन्होंने। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कुची की अद्भुत काशिदाकारी का मादा रखती है। माने जैसे रंग करने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसी संदर्भ में यहाँ पे बता रहे हैं। उसी प्रकार जब हम साहित्य लेखन के लिए जाते हैं या कविता लिखते हैं या गद्य जिस भी चित्र में लिखे, तो वहाँ पे जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उनके बारे में लिख रहे हैं यहाँ पे कवि। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है
बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है, माने भाषा के माने उसको व्यक्त भी करना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए बंधन से परे जाने की है। वो माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। माने कभी यहाँ पे बोल रहा है कि वो किसी बंधनों में बंद कर नहीं रहना चाहता, और न ही अपने साहित्य को वो किसी बंधनों में, यानी एक निश्चित मापदंड जो साहित्य लेखन के लिए बना दिए गए उसी पर चलना वो नहीं चाहता है। इसलिए कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि वो माध्यम क्षमा करना, मुझे माफ करना, मैं आपसे पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। इसीलिए ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा संधि स्थल के बारे में, या जो दोआब जो कहते हैं, मैंने उनकी रचनाओं में जो हिंदू उर्दुओं का जो मिश्रण देखने को मिलता है कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूं, मैं इसी दायरे में बंधकर साहित्य लेखन नहीं कर सकता, मैं इसके पार जाकर भी लिखना चाहता हूं। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि, आगे ये पंक्ति है कि सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गुंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस होता है। वो ठोस तो होता ही है, साथ ही साथ क्या होता है, अनुगुंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करता है बल्कि सुनने और देखने के लिए भी करता है। मैंने वो बाध्य कर देता है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उसको सुनने के लिए भी। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे छात्र छात्रा हो, अगर आप लोग विषय को नहीं सुनो तो मैं किस लिए पढ़ा रहा हूँ? जब तक उसमें रोचकता नहीं आएगी, जैसे ही रोचकता आएगी क्या होगी, आपकी रुचि जगेगी उसमें और आप उसको अच्छी तरह से सुनना चाहेंगे, उसको पढ़ना चाहेंगे। तो ये विशेषता थी शमशेर की। अब कविता का सारांश मैं बता दे रहा हूँ। प्रयोगवादी 1943 से आरंभ होता है प्रयोगवाद का समय। कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई थी। ये मैंने इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया था प्रयोगवादी काव्यधारा। नए बीम, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ, यानी मानव के जीवन के साथ उसको जोड़ा किया। प्रस्तुत कविता सूर्योदय के ठीक, यहाँ से देखिए मुख्य घटना स्टार्ट हो जाती है। ये जो कविता है इसका मुख्य घटना क्या, उसके बारे में यहाँ पे रचनाकार बता रहा है कि सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। यानी सूर्योदय से होने से पूर्व जो है, जो चारों तरफ लालिमा जो फैलती है, उस समय कैसे परिवर्तन आता उसका चित्रण यहाँ पे देखने को मिलेगा इस कविता में आपको। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं, उन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांटने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मुख दृष्टा नहीं है, मैंने चुप होकर वो देख नहीं रहा है। मुख मैंने चुप होकर, मौन होकर, दृष्टा देखना। वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है, मैंने सृष्टि करता है, रचनाकार जिसको कहते हैं, रचना करने वाला। देखिए यहाँ पे कवि का नाम की जगह पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम रचनाकार का नाम भी लिख सकते थे। क्या कर रहा वो, सृष्टा करने वाला भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश का कल्पना करता है। जीवन माने जीवित परिवेश, जो गांव की सुबह से जोड़ता है। और वह जीवित परिवेश कहाँ से जोड़ता है, उन्होंने गांव के जीवन से इस घटना को जोड़ा है। किसके, सूर्योदय होने से पूर्व की जो उषा या लालिमा या रोशनी जो हमें देखने को मिलती है। वहां सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है। सिल मैंने सिलन जिसको कहते हैं, मैंने नमी। राख से लिपा हुआ चौका है। गांव में तो मिट्टी के चूल्हे हुआ करते हैं, जानते हैं आप लोग, पहले के समय में। अभी तो धीरे धीरे गांव में भी परिवर्तन होता गया है। और है स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। देखिए जब चौके को लिपा जाता है ना, तो कहीं कहीं वहाँ पे क्या होता है, दाग नजर आते हैं। जैसे स्लेट पे जब पेंसिल से, स्लेट पेंसिल पहले हम लोग उपयोग करते थे, या बोर्ड अभी देखिएगा हम लोग जो यूज करते हैं चौक वगैरह, तो जब उसमें लाइन खींचते तो नजर आता है। तो उसी प्रकार वहाँ पे कुछ चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ नजर आएंगे। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास भी है। मैंने उजाला, उजास करते उजाला, और हर कालिमा को चिरकर आने का एहसास कराती उत्साह। और मैंने पिछले दिनों भी आप लोगों को पढ़ाया था कि क्या होता है, या
आप लोगों ने खुद भी पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में भी कि कुछ समय के लिए हो सकता है कि हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, कष्ट, तकलीफ से हम आक्रांत हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमारे जीवन से कभी दूर नहीं जाएगा या उससे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगी। यह कविता इसी का एहसास कराती है। इसलिए देखते हैं अपने अंतिम पंक्ति में कवि इसलिए कह रहा है, हर कालिमा को चीरकर आने का एहसास कराती है उषा। कालिमा माने अंधेरा, अंधकार, उषा माने रोशनी, प्रकाश। तो आज इस कविता के सारांश के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। अगली कक्षा में हम लोग इस कविता की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।